तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। अपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। इसमें अपने ने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था एक बार क्विक समरी ले लेते हैं, उसके बाद अपने आगे की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अपने ने सेक्शन 140 शुरू कर दिया था। इसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑडिटर को रिमूव करना है, उसको रिजाइन करना है और स्पेशल नोटिस देखनी है तो उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर अपने सीधा समरी पढ़ते हैं। समरी के अंदर क्या बताया गया कि अपने को अगर ऑडिटर को रिमूव करना है, सब सेक्शन 1 में ऑडिटर को रिमूव करने की बात आई थी, तो उसके लिए अपने को स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। फिर बोर्ड मीटिंग में वो डिसाइड किया जाता है कि हमें रिमूव करना है नहीं करना। अगर वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि हाँ हमें रिमूव करना है, तो अपने को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है। नाउ एप्लीकेशन हमें जो है ADT 2 के अंदर देना पड़ेगा। जिस दिन भी हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अपने को जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हाँ हम जो है रिमूव करना चाहते हैं। फिर जैसे ही CG की अप्रूवल आ जाती है, अपने को स्पेशल नोटिस, जिस दिन भी CG की अप्रूवल आती है उसके 60 डेज के अंदर जो है अपने को AGM बुलाने का होगा एंड उसके अंदर वो हमें स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी कि हमें ये काम करना है। फिर ऑडिटर को एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी कि भैया तुम्हें खुद की सफाई में कुछ बोलना है तो बोलो। फिर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और ऑडिटर को रिमूव कर देंगे। सेकंड सब सेक्शन में बोला गया था कि अगर ऑडिटर को रिजाइन करना है तो क्या करना है। अगर ऑडिटर को रिजाइन करना है तो दो केस है, या तो तुम गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो या तो तुम अदर दूसरे कंपनी के ऑडिटर हो। गवर्नमेंट में हो तो तुम्हें ADT 3 देनी है और 30 दिन के अंदर अपने रेजिग्नेशन के बारे में बताना है। एंड इसको किसको बताना है, तो कंपनी को बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है एंड CAG को बताना है, जस्ट बिकॉज यू आर द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। नाउ अदर केस में बात की जाए तो आप ADT 3 दोगे एंड 30 डेज के अंदर रेजिग्नेशन की बताओगे कि हमने मतलब मैंने रेजिग्नेशन करा है, एंड वो हम सिर्फ कंपनी को बताएंगे एंड रजिस्ट्रार को बताएंगे। अगर गलती से भी मैंने ये प्रोविजंस का फॉलो अप नहीं करा है, कॉन्ट्रावेंशन करा है, तो मेरे को पेनल्टी लगेगी। पहला या तो 50,000 रुपीज, या तो मेरा जो भी रेम्यूनरेशन है विच एवर इज लोअर। रेम्यूनरेशन की अपने ने बात की थी क्या होता है क्या नहीं होता, इंडिविजुअल को होगा और फर्म को होगा। नाउ सेकेंडली, अगर मैं वो कंटिन्यू फेलियर करता गया, मैं अभी भी नहीं मान रहा हूँ, मैं बहुत ढीठ हूँ कि नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, क्या कर लोगे, तो उस चीज में हमें बताएगा कि हर दिन का तुम्हें 500 रुपए देना पड़ेगा और तुम 2 लाख तक का ऐसा हो सकता है कि 500 करते करते 2 लाख तक की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, हो सकती है। मतलब ये था सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 के अंदर क्या बताया था कि अगर हम जो है रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या, उसका टर्म 5 साल का जो एक्सपायर नहीं हो रहा, हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या। तो उस चीज के अंदर पहले बताया गया था कि पहले अपने को जो है स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी कि हम ऐसा ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये बताएंगे कि हमने स्पेशल नोटिस दिए AGM के अंदर कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बता रहे हैं कि हम रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो पहला केस है। सेकंड केस में हमने जो भी वो स्पेशल नोटिस दे रखी है उसको हमें जो है ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि भाई देख ऐसी ऐसी चीजें हैं, और अगर देखो कुछ भी दिक्कत है तो वो तो रिप्रेजेंटेशन में हमें बता दे कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम जो है दूसरों को बता देंगे। ये सारे मेंबर्स को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा लेट हो। अब ये 4th पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है मेंबर के पास नहीं गया, क्यों, क्योंकि वो बहुत लेट रिसीव हुआ, यानी तब तक तो हमने कंपनी ने ऑलरेडी मेंबर्स को सब कुछ बता दिया था, या फिर कंपनी की डिफॉल्ट की वजह से कुछ हुआ है, तो उसको हम जो है मीटिंग के अंदर रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें जो है रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। ना हमें किसी भी तरीके से ऐसा महसूस होता है, ऐसा पता चलता है कि ऑडिटर जो है अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और वो बहुत अलग अलग चीजें कर रहा है। क्या क्या मिसयूज कर रहा है कि इररिलेवेंट बातें लिख रहा है रिप्रेजेंटेशन में, अनशन जो कुछ भी बोले जा रहा है, या फिर मिसलीडिंग लिखा जा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी को कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, या फिर किसी को पर्सनली अटैक कर रहा है, नहीं तो बहुत वो है, ये है, ऐसा है। तो उस चीज में ऐसा लगता है कि अब्यूज कर रहा है, तो वो NCLT को हम जो है फाइल कर सकते हैं, यानी डायरेक्टरशिप जो है फाइल कर सकते हैं। और अगर NCLT उस चीज से सेटिस्फाई हो जाती है तो NCLT बोलेगी भाई तेरे को रिप्रेजेंटेशन देने की कोई नीड नहीं है, तू भाड़ में जा, और तेरे रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में भी रीड नहीं किया जाएगा, तू भी भाड़ में जा। तो ये वाली चीजें बताई गई थी। नाउ सबसेक्शन 5 के अंदर क्या बताया गया कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है, अबेट कर रहा है, किसी को मदद कर रहा है या फिर कल्यूट कर रहा है, खुद उस काम में जो है इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, तो वो अपने एक समरी में देख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। समरी के अंदर क्या बताया था, एकदम सिंपल है, आपका सबसेक्शन 5 इधर ही खत्म हो जाएगा। समरी के अंदर क्या है कि भैया NCLT को लगता है कि ऑडिटर जो है गलत काम कर रहा है। कैसे, या तो उसे खुद से एहसास होता है कि ऐसा कुछ है, या फिर उससे जो है CG ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी कि भाई ये फलाना जो ऑडिटर है ये बहुत गलत काम कर रहा है, देखो तो इसकी लंका लगाओ। अगर CG दे रहा है तो वो वाली चीज, या फिर ऐसा कोई पर्सन, यानी मैं समझ लो एक कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड करता हूँ, मेरा वहाँ पे बहुत ज्यादा शेयर्स हैं और मुझे पता चलता है कि वहाँ का ऑडिटर जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे
मतलब खराब है, नहीं काम कर रहा, तो उस चीज में बताया गया कि वो एनसीएलटी को बताएगा। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई होता है उस चीज से तो वो डायरेक्ट करेगा कंपनी को, भाई तू अपना ऑडिटर चेंज कर, कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है तूने, और जो है वो ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा, और वो अगले आने वाले 5 साल तो कोई भी काम, कोई भी एज एन ऑडिटर काम नहीं कर सकता, एंड 447 में लपेटेंगे वो आप अलग। फिर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एप्लीकेशन दी है और अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर, कितना 15 दिन के अंदर जो है वो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि भैया ऑडिटर को हटाओ एंड किसी और को अपॉइंट करो। ठीक है, ये थी एकदम सिंपल बात। फिर अपने ने देखा था कि सेक्शन नंबर 141 क्या होता है। तो भैया पहले हमने देखा था कि क्वालिफिकेशन क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर क्या मतलब कौन बन सकता है ऑडिटर। तो सीधी सी बात है भाई, तुम जो है एक सीए होने चाहिए अंडर द एक्ट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, उसके अंडर तुम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशंस है वो तुम होने चाहिए, एंड तुम्हारे पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, इसको जो हम सीओपी बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हमने जो है फर्म को अपॉइंट करा है तो उसके अंदर क्या, अगर फर्म को अपॉइंट करा है तो वो पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी जो सीए है वही साइन कर सकता है और कोई साइन नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब अपने पढ़ते हैं आज का चैप्टर, आज का पोर्शन। आज के पोर्शन के अंदर क्या बताया गया अपना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। सो इसके अंदर क्या बताया गया सबसेक्शन 3 के अंदर कि ये जो नीचे जितने भी बातें होने वाली है ना, जितने भी लोगों की बातें होने वाली है वो गलती से भी अपॉइंट नहीं होने चाहिए भाई तुम्हारे फर्म के अंदर, तुम्हारे कंपनी के अंदर। क्या लिखा गया है कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, गलती से भी ना रख लियो, ये वाली बात बता रहे हैं। क्या बताया गया इसके अंदर, पहला a body corporate other than LLP registered under the LLP Act, यानी बॉडी कॉर्पोरेट को हम जो है एज एन ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट यानी जैसे प्राइवेट कंपनी हो गई या पब्लिक कंपनी हो गई, वो ऐसी कैटेगरी में बॉडी कॉर्पोरेट होता है, LIC हो गया, वो वाली सारी चीजें, तो उसको हम जो है ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बताया गया कि एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी किसी भी कंपनी का ऑफिसर या फिर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, मतलब अब मैं जो है रिलायंस इंडस्ट्री में एज एन ऑडिटर जाना चाहता हूँ, बट मैं उसी कंपनी में एज एन CFO काम कर रहा हूँ। भाई कैसे, मैं वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऑडिटर की तरह कैसे जा सकता हूँ, वहाँ पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट बेयरिंग आ जाएगा कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। ये अपने ऑडिट के चैप्टर में पढ़ेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट क्लियर है, एकदम सिंपल है, इसमें डिटेलिंग में जाने की नीड नहीं है। तो आप एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता है। पहला बोला गया है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी एक प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर पब्लिक कंपनी हो गई, वो वाले कैटेगरी में बोल रहे हैं। और सेकंड वाले में क्या बोला गया है कि भैया एक उसी कंपनी का ऑफिसर या उसी कंपनी का एम्प्लॉय एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, एकदम सिंपल सी बात है, क्या बोला गया है। फिर सेकंड बोला, फिर ये बताया गया कि अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। भैया ये क्या बोला, कुछ समझ नहीं है, ये क्या क्या कॉमा कॉमा लगा रखा है। तो पहले टुकड़ों में पढ़ते हैं। क्या हम पहले देखते हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इसको समझते हैं। इसको क्या बोला गया कि ऑफिसर क्या होता है और एम्प्लॉय ऑफ द वो क्या होता है। ठीक है, ये बताते हैं। समझो, एक कंपनी है, उसके अंदर CFO के पोजीशन पे एक बंदा है मिस्टर एक्स, तो उस कंपनी में वो एज एन ऑफिसर मान लो या फिर वो एज एन एम्प्लॉय मान लो। ये हो गया कि हाँ भाई इस कंपनी के अंदर ये काम है तो ये ऑफिसर हो गया या फिर एम्प्लॉय हो गया। इसमें कोई भी तरीके की दिक्कत, मतलब कोई भी पर्सन जो कंपनी में काम करता हो वो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी माना जाता है। जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, या फिर अकाउंट ऑफिसर हो गया, ऐसा समझ लो। तो ये कंपनी के ऑफिसर्स या फिर कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। ये बात क्लियर हो गई, यानी भैया ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि हाँ ये जो बोल रहा है ना ये लास्ट लाइन, ये मेरे को समझ आएगा कि ऑफिसर क्या होता है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी क्या होता है। ठीक है, अब ये वाली चीज को ये दोनों से लिंक करते हैं। पहले इसको इसको लिंक करते हैं, फिर इसको लिंक करेंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, टुकड़ों में क्यों कर रहे हो? अरे तो देख लो भाई क्या बोला है यहाँ पे ये देख रहे, ये क्या बोला है और है बीच में, यानी या तो ये, मतलब पहले एक तो समझे फिर दूसरा समझ आएगा अपने को अच्छे से। ठीक है,
तो ये चीज है, पहले अपने ये सोचते कि हु इज अ पार्टनर, पार्टनर क्या है, हु इज अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी उस कंपनी का जो भी ऑफिसर है, उस कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है, ये लोग जो है वो पर्सन जो है वो एक पार्टनर है उसके साथ, इसके साथ पार्टनर है, तो वो ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता है। मतलब भैया अभी भी समझ नहीं आया, यानी समझो कि मिस्टर वाई एक सीए, ठीक है, और एक फर्म है XYZ लिमिटेड, XYZ एंड एसोसिएट। इस फर्म के अंदर ये मिस्टर एक्स एंड ये मिस्टर वाई, ये दोनों साथ में पार्टनर है। मतलब मिस्टर एक्स की बातें देख रहे हो, ये यहाँ पे पार्टनर भी है और यहाँ पे अपने इस वाले कंपनी के अंदर CFO भी है। भाई क्या मतलब गजब बंदा है। तो उस वे में बोला गया कि भाई तुम यहाँ पे ऑलरेडी एक पोजीशन पे एक ऑफिसर या एम्प्लॉय टाइप हो और तुम यहाँ पे भी हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे साथ वाला जो पार्टनर है ना, ये तुम्हारे साथ वाला जो पार्टनर है वो फिर किसी भी एंगल से इस कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एज एन ऑडिटर नहीं आ सकता। भाई ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली चीज थी। फिर दूसरी, हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। भैया अब एम्प्लॉयमेंट क्या है ये मेरे को समझ नहीं आया। तो ये चीज अगर सिंपल बताऊं तो अगर कोई पर्सन काम करता है उस ऑफिसर या एम्प्लॉय के अंडर, यानी भैया क्या बोला उसने, वो बोला कि ये वाले पर्सन के अंडर कोई पर्सन काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉयमेंट किसी दूसरी काम के लिए, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। यानी एग्जांपल देते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये कंपनी के अंदर ना एक सीनियर अकाउंटेंट है जिसका नाम है मिस आर। ये है हमारी एक सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है, ऑफ XYZ लिमिटेड। कंपनी का नामकरण भी कर देते हैं भाई, नाम तो है नहीं बेचारी का, क्या नाम है इसका, XYZ लिमिटेड। नाउ मिस्टर टी एक सीए हैं, ठीक है, मिस्टर टी एक सीए हैं जो मिस्टर आर के अंडर एक कोई प्राइवेट काम के प्राइवेट वर्कशॉप जो होगा, सेटअप जो होगा, उसके लिए वो काम करते हैं। स्मॉल कंपनी जैसे समझ लो कि कोई दूसरी काम है, उसमें मिस्टर टी एज एन मिस्टर आर के अंडर सीए में काम कर रहा है, तो ये इसके एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन आ गया। नाउ वो जो मिस्टर टी है ना भाई, ये जो मिस्टर टी है ना, फिर वो इस कंपनी के अंदर नहीं आ सकता एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्यों? क्योंकि मिस्टर आर जो है वो इस कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट है भाई। यानी किसी भी तरीके से रिलेशन बैठ गया ना इस तरीके का, तो वो उस चीज का, वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ये बात एकदम क्लियर है, बहुत ही सिंपल है यार। देख लो एक और बार पढ़ लेते समझ आएगा। पहले अपने ने देखा कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, ठीक है भैया मान गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर कंपनी का ही ऑफिसर यानी कंपनी का ही फाइनेंस मैनेजर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनेगा, अब पागल हो गया। कंपनी का ही कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनेगा, भाई नहीं बन सकते, तुम सीए भी नहीं हो, पहली बात तो ये, तो वो पहले क्राइटेरिया में आता है। फिर कंपनी का ही अकाउंट ऑफिसर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनेगा, नहीं भाई, वो वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है। फिर सेकंड लास्ट ये थर्ड वाला पॉइंट बोल रहा है कि अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है, उस कंपनी का जो भी ऑफिसर है, उसका पार्टनर सीए नहीं बन सकता। या फिर अ पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी उस कंपनी का एम्प्लॉय या फिर उस कंपनी का ऑफिसर जो है वो उसके अंडर एज एन एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, तो भी वो सीए नहीं बन, तो भी वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, आगे देखते हैं फटाक से। मिस्टर अनिल एक सीए है जो पार्टनर है ऑफ अ फर्म एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द लक्ष्मण लिमिटेड। लक्ष्मण लिमिटेड का जो है सीए जो है मिस्टर अनिल को अपॉइंट किया गया है इन एजीएम ऑफ द कंपनी, जो कि सितंबर 23 के अंदर हेल्ड हुआ था। इन विच ही एक्सेप्टेड दिस असाइनमेंट, यानी इस पूरे 3 लाइन का मतलब ये है कि एजीएम हुआ था सितंबर 23 के अंदर, जहां पे लक्ष्मण लिमिटेड ने जो है मिस्टर अनिल को एज एन सीए अपॉइंट करा है। Subsequently, in January 2024, he offered Bharat जो भी है another CA who is in the manager finance of the Lakshman to join the firm of Anil as a partner। यानी further क्या हुआ कि मिस्टर अनिल ने जो है भरत को ऑफर करा कि भाई तू जो है मेरी जो फर्म है ना उसमें मेरे एज एन पार्टनर आ जा, जो कि भरत जो है वो मैनेजर ऑफ फाइनेंस था भाई लक्ष्मण लिमिटेड में। तो क्या ये काम हो सकता है? भाई बिल्कुल नहीं हो सकता इन द प्रेजेंट केस। ये वाली जो है प्रोविजन लिखा है पूरा, ठीक है, वो देख लेना मतलब।
इन द प्रेजेंट केस अनिल जो है ऑडिटर है ऑफ लक्ष्मण मैसर्स लक्ष्मण लिमिटेड एंड एनी एम्प्लॉय ऑफ द लक्ष्मण लिमिटेड कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म वेयर अनिल इज पार्टनर, यानी वो पार्टनर नहीं बन सकता। अपने ने अभी इतना बड़ा एग्जांपल देखा कि वो पार्टनर वाला जो भी क्राइटेरिया है वो वाली चीज है, ठीक है। In case that happens, he the firm shall be deemed to have vacated office of the auditor of Messrs लक्ष्मण लिमिटेड, यानी अगर गलती से भी वो हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि भैया लक्ष्मण लिमिटेड का जो भी ऑडिटर था ना अनिल, उसे वैकेट करना पड़ेगा, वो मान लिया जाएगा कि उसे वैकेट करना ही पड़ेगा। ये भी देख लो क्या लिखा है कि सेक्शन लिखा है कंपनी का प्रिस्क्राइब करता है पर्सन हुए, यानी पूरा प्रोविजन ठोक रखा है, वो अपने को प्रोविजन लिखना ही पड़ता है, वही अपना केस स्टडी लिखने का तरीका होता है। तो ये सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट क्या बोलता है भैया, अ पर्सन हु हिमसेल्फ और ही इज पार्टनर, यानी पर्सन हु हिमसेल्फ यानी मेरे को अपॉइंट करे तो मेरी बारे में बात करे, मेरे बारे में बात कर रहा है, और ही इज पार्टनर, मेरा पार्टनर, यानी मैं फर्म के अंदर समझ लो कि मैं कोई फर्म के अंदर, तो मेरा जो पार्टनर है वो अ पर्सन हु हिमसेल्फ यानी मैं और ही इज पार्टनर यानी मेरा कोई पार्टनर, ही इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, यानी अगर कोई भी कंपनी का सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हूँ या फिर उसमें इंटरेस्ट होल्ड कर रहा हूँ या फिर मेरा रिलेटिव भी कर रहा है तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। भैया किसका होल्ड करना किसका होल्ड नहीं करना वो चीजें हमें कैसे पता चलेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो चीजों के लिए देखो समझो, अ पर्सन हु हिमसेल्फ यानी मैं, मेरा पार्टनर या फिर मेरे रिलेटिव या मेरा कोई दूसरा पार्टनर जो है वो किसी भी तरीके से जिस कंपनी में हम जाने वाले हैं उसका तो सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, उसका तो इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते, और किस किस का नहीं कर सकते, एक बार पढ़ते हैं फिर डायग्राम बताता हूँ। किसका होल्ड कर नहीं कर सकते हैं, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं उसका, या फिर उस कंपनी की सब्सिडरी का, या फिर उस कंपनी की जो होल्डिंग है वो, मतलब वो कंपनी एज ए सब्सिडरी है किसी होल्डिंग का, मतलब मेरा होल्डिंग जो है उसका भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी का एसोसिएट या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। भैया कुछ समझ नहीं आया क्या बोला है। पहला कि मैं कंपनी का सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, भैया ठीक है ये समझ आया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम फालतू पढ़ने थे, लेकिन आगे क्या लिखा है मेरे को वो तो बताओ। अरे बता रहा हूँ यार रुक जा। तो ये वाला पोर्शन खत्म हुआ, कंपनी का हम सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, कंपनी के अंदर हम इंटरेस्ट नहीं रख सकते, हम यानी कौन, यानी मैं, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव और मेरा कोई दूसरा पार्टनर है वो, यानी ये इतना क्लियर है। साथ ही साथ मैं मतलब कंपनी का तो नहीं होल्ड कर सकता, साथ ही साथ मैं उस कंपनी की सब्सिडरी का भी होल्ड नहीं कर सकता, यानी इसकी सब्सिडरी का, सब्सिडियरी का, ठीक है। अब सब्सिडरी क्या होता है ये मत पूछना यार, अरे यानी जिसका हम 50% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, ये फाउंडेशन में पड़ता प्लीज। तो ये भैया ये हो गया, हाँ कंपनी का होल्ड नहीं कर सकते भैया, उसके सब्सिडरी का होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और ऑफ इट्स होल्डिंग, यानी उसकी होल्डिंग, यानी क्या, यानी इसके ऊपर भी ये भी शायद किसी की सब्सिडरी हुई कि नहीं हुई, यानी ये कंपनी की होल्डिंग कंपनी यानी पेरेंट कंपनी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो होल्डिंग कंपनी भी है तो उसका भी हम सिक्योरिटी या फिर उसके अंदर भी हम इंटरेस्ट नहीं रख सकते, ठीक है भैया ये भी समझ आ गया। नाउ या फिर एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट यानी इसकी कोई एसोसिएट कंपनी है उसमें भी मैं सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, उसमें भी मैं इंटरेस्ट नहीं रख सकता, ठीक है। तो भैया ठीक है कंपनी हो गया ये समझ आया, सब्सिडरी हो गया ये समझ आ गया, उसकी होल्डिंग हो गई ये समझ आ गया, उसका एसोसिएट कंपनी है वो मेरे को समझ आ गया। या फिर और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, यानी ये जो होल्डिंग है ना इस होल्डिंग का कोई सब्सिडरी दूसरा सब्सिडरी है, ये तो एक सब्सिडरी है ही नो डाउट, ये तो एक सब्सिडरी है नो डाउट, इसका कोई दूसरा सब्सिडरी, इसका एक सब्सिडरी सेकंड नंबर वाला, तो इसके अंदर भी मैं होल्ड नहीं कर सकता, जिसको हम फेलो सब्सिडरी कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि एक होल्डिंग कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी 1 है, ये एक सब्सिडरी 2 है, तो इसको हम फेलो सब्सिडरी कहते हैं, ठीक है ये चीज ध्यान रखना। वैसे इसका भी डिटेलिंग आता है बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको समझ आया, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार वापस आपको बता देता हूँ क्या बोला गया है कि एक पर्सन यानी
एक पर्सन यानी मैं, वो हिमसेल्फ यानी मैं, या फिर मेरा कोई पार्टनर या मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई दूसरा पार्टनर किसी भी तरीके से सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर सकता किसके अंदर, कंपनी के अंदर, दैट इज इन द कंपनी, एंड उसकी सब्सिडरी के अंदर यानी इसके अंदर, या फिर मेरी उस कंपनी के होल्डिंग का यानी ये, या फिर उसकी एसोसिएट का यानी ये, और या फिर उस सब्सिडरी के उस होल्डिंग की सब्सिडरी का यानी ये। इस कंपनीज में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर में किसी भी तरीके से सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता। ये चीज समझ आई? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से बताया आपको। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मिस्टर आशीष एक प्रैक्टिसिंग सीए है जो कि सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है XYZ लिमिटेड। सिक्योरिटी यानी आप शेयर मार्केट समझ सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है XYZ लिमिटेड का, जिसका फेस वैल्यू है 900। भैया कोई लिमिट प्रिस्क्राइब करी थी क्या कि हम इतने से होल्ड नहीं कर सकते? नहीं भाई, 0 रुपए, 1 रुपए भी हम नहीं रख सकते हैं। क्या मिस्टर आशीष क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट या फिर नहीं? भाई नहीं है, क्योंकि उसने होल्ड करा है ये। मिस्टर आशीष ने जो है वो 900 की सिक्योरिटी होल्ड की, इसीलिए वो एलिजिबल नहीं है एज एन ऑडिटर ऑफ द XYZ लिमिटेड। ये ध्यान रखना कि अपने जो सेक्शन सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे इसके जितने भी पॉइंट है ना, वो ये बताया गया कि ये चीजें हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, अनटिल एंड अनलेस वहां पे फर्दर एक्सप्रेसली बताया गया कि आप इसमें हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते हो। ये चीज समझ आई? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन द अर्लियर एक्ट, द कंपनीज एक्ट 1956, यानी 1956 में जो एक्ट था, द होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ the holding security of par value up to limit of 1000 by the auditor was not the disqualification criteria. Under the current act, the Companies Act, not a single rupee holding, यानी इसमें पहले वही बोला गया कि देखो कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 के अंदर जो रूल्स था ना, उसके अंदर बोला गया था कि भाई तुम 1000 तक का जो है शेयर ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो करंट एक्ट चल रहा है 2013 वाला, उसमें बोला गया तुम सिंगल रुपीज का भी होल्ड नहीं कर सकते। ये एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ पॉइंट नंबर ई देखते हैं। A person whose relative, यानी जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन नहीं सेक्शन 2 क्लॉज 77, ये ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर 2 में जो है डेफिनेशंस बताई जाती है कंपनीज एक्ट की जितनी भी है वो वाली चीजें। तो अ पर्सन हुज रिलेटिव यानी मैं पर्सन जो हूँ, यानी मेरे को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो मेरे जो रिलेटिव है इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। देखो ये एक बार मैं ये बता देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। भाई ये तो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है, भाई पूरा का पूरा यही केस है, ठीक है, यही केस है, तो यही समझ लो। रुको, ये कॉपी होगा क्या? छोड़ो, ठीक है। यानी सिंपल सी वही चीज है कि ऊपर जो अपने पढ़ा ना कि हाँ ये कंपनी है, ये सब्सिडरीज है, वो सारे उसमें से किसी का भी जो है हमारा जो रिलेटिव है वो whose relative is holding any security in the interest in the companies, या फिर उसकी सब्सिडरीज, या फिर उसकी होल्डिंग्स, या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी, या फिर उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, तो वो फेस वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख रुपए। यानी इस पूरे सिंपल सा मतलब बताओ ना इस पूरे का कि अगर तुम्हारा रिलेटिव है ना, पहले रिलेटिव को भी मना किया लेकिन उसके लिए कुछ हमारे लिए एक्सेप्शन लेके आ गए कि रिलेटिव अगर तुम्हारा है ना तो वो 1 लाख रुपए तक का जो है 1 लाख रुपए तक का जो है सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है ये उस कंपनी में, या फिर उस कंपनी की सब्सिडरी में, या फिर उस कंपनी की होल्डिंग में, या फिर उस कंपनी के एसोसिएट में, या फिर उस कंपनी का जो होल्डिंग है ना उसकी सब्सिडरीज है। ठीक है, अगर एक्सीड कर गया तो तुम भाई डिस्क्वालीफाइड हो गए, सिंपल है। आगे देख लेते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर पी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ मिस्टर पी, यानी मिस्टर पी सीए है और उसका जो रिलेटिव है वो मिस्टर क्यू है, इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में जो है उसकी सिक्योरिटी होल्डिंग है कितने की? फेस वैल्यू ऑफ 90,000। भैया 1 लाख रुपए की कम है? बिल्कुल कम है। तो क्या मिस्टर पी अपॉइंट हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है भैया। देखो ये तो पहले वो पूरा सेक्शन लिखा है कि क्या बोला गया है कि वो सब्सिडी वाली सारी जो एक्सीड करेगा तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। प्रेजेंट केस में मिस्टर क्यू जो है, जो कि रिलेटिव है मिस्टर पी का, उसने जो है 90,000 की वैल्यू का सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है, जिसमें विच इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन टू सबसेक्शन provision to section 143 3D1. Therefore Mr. P will not be disqualified to be appointed as auditor of the ABC Limited। भैया यही अगर 90,000 की जगह 1 लाख होता तो
तो क्या, अरे 1 लाख होता तो भी अपॉइंट हो सकता, क्यों भैया, ये क्यों, अभी तो आपने बोला था नहीं अपॉइंट हो सकता, अरे देखना भैया क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सीडिंग लिखा है, एक्सीडिंग ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी ये 1 लाख का ना, अगर 1 लाख, अगर ये 1 लाख का 1 लाख 1 भी होगा ना तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। एक्सीडिंग बोला गया, यानी 1 लाख तक को तुम अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन 1 लाख के ऊपर गया ना तो तुम अपॉइंट नहीं हो सकते भाई, ये ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखना, तुम कभी ऑडिटर बनने जा रहे हो तो एक बार पूछ लेना घर में कि भाई तुमने कोई सिक्योरिटी तो होल्ड नहीं कर रखी ना। Though Rule 10(1) says a relative of the auditor may hold security in the companies of the face value not exceeding ₹1 lakh, भले ही रूल बोल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा कहाँ गया, रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर में होल्ड, यानी 1 लाख तक के वो रिलेटिव जो है वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं हियर, बट रादर देन अ लिटरल इंटरप्रिटेशन रीजनल कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, कि हम ये चीजें जो है अपने जो है इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैट्यूट्स में देखेंगे क्या होता है, सिंपल सा। एंड होल्डिंग ऑफ ऑल द रिलेटिव टुगेदर शैल बी चेक्ड अगेंस्ट द थ्रेशोल्ड, यानी सारी चीजें जो है वो अपने को ध्यान में रख के देखनी पड़ेगी, जो भी थ्रेशोल्ड है हमारा उस चीज का। फर्दर, इवन इफ द रिलेटिव ऑफ वन ऑफ द पार्टनर और ऑफ एनी फर्म होल्ड सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड, देन नॉट ओनली सच पार्टनर, ओके, यानी अगर फर्म के अंदर जो है ना, ये हमारी फर्म है, उसके अंदर 2 A B C D यानी इतने सारे पार्टनर हैं, इस पार्टनर के जो है रिलेटिव ने जो है वो 1 लाख से ज़्यादा का ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है उस कंपनी का, तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी फर्म जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, पूरी फर्म जो है वो CA एज एन चार्टर्ड अकाउंट एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकती वहाँ पे, विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज दी ऑडिटर, ठीक है। The threshold conditions specified above shall, wherever relevant, be also applicable in case of the companies not having share capital or other condition, यानी ये सारी चीजें जो है उस पे वो भी अप्लाई होगी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है या फिर अदर सिक्योरिटीज के नहीं है। If the relative acquires any security or interest above the prescribed of threshold of 1 lakh, the corrective action to maintain the limit as specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest, यानी अगर किसी भी तरीके से रिलेटिव ने जो है, अब समझ लो मैं कंपनी में हूँ और तब तक उसका 90,000 था, लेकिन वो गलती से, एक सेकंड, ठीक है, यानी क्या बोला गया है कि मैं समझ लो एक कंपनी में ऑडिटर चला गया और उस टाइम पे रिलेटिव ने जो है 90,000 का होल्ड किया था, बट उसी टाइम में वो 1 लाख के एक्सीड कर गया, तो ऑडिटर के पास मौका है कि वो 60 डेज के अंदर वो चीज को करेक्ट करे, यानी वो चीज को 1 लाख से नीचे लेकर के आए, यानी 1 लाख तक लेके जाए। BCN company is an audit firm having partner Mr. B and Mr. C and Mr. A, relative of Mr. C. Mr. C की जो है relative है Mr. A, is holding security of MWF having a face value of 1,10,000. Whether BCN company is qualified for appointment of auditor of MWF, भाई नहीं हो सकते ना, 1 लाख की एक्सीड कर गया। देखो पहले तो पूरा प्रोविजन लिखा है कि प्रोविजन क्या कहना चाहता है, प्रोविजन ये कहना चाहता है कि 1 लाख से ज्यादा का होल्ड कर रहे हो तो तुम जो है अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। इन द इंस्टेंस केस BCN कंपनी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, मिस्टर BCN कंपनी को नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एज एन ऑडिटर, क्योंकि रिलेटिव जो है मिस्टर C, पार्टनर ऑफ BCN कंपनी, इज होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ मिस्टर MWF लिमिटेड which is exceeding the limit mentioned in the proviso to section 141(3)(1). ठीक है, बहुत सिंपल है, ये जस्ट एग्जांपल दे रखा है तो वो एक बार रीड करने में कोई दिक्कत नहीं। नाउ पॉइंट F क्या बोलना चाहते हैं, अ पर्सन हु हिमसेल्फ यानी मैं या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरा रिलेटिव इज इंडेटेड यानी लायबल टाइप समझ लो आप, इंडेटेड यानी लायबल to the company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary of such holding in excess of 5 lakh। ये वाली चीज हमने अभी ऊपर देख ली, मैं एक और बार बता देता हूँ, पहले एक बार समझ लेते क्या है कंपनी, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, अभी सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हम उस कंपनी में यानी मैं या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरा रिलेटिव जो है वो लायबल है उस कंपनी का इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपए के, यानी मुझे 5 लाख रुपए से ज्यादा उसको पे करना है, मैं लायबल हूँ, मैंने कुछ लोन ले रखा होगा, मैंने कुछ कर रखा हो, तो वो वाले वे में बोलना चाहता है, तो उस केस में भी मैं जो है डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर ये वाली वही चीज है कि कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग, उसकी एसोसिएट, यानी एक और बार बना के बता देता हूँ क्या बोला गया कि हम कंपनी में अगर इंडेटेड है तो भी हम जो है एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, पहली बात ये, पहले ये देख लिया।
यानी कंपनी, फिर दूसरा लिखा है सब्सिडरी, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी की सब्सिडरियां, तो भी हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ये सब्सिडरी हो गया। नाउ इट्स होल्डिंग, यानी इस कंपनी का होल्डिंग, तो भी हम अपॉइंट नहीं हो सकते। ये वाली बात समझ आई। फिर बोला गया है उस कंपनी का एसोसिएट कंपनी, यानी इसकी जो भी एसोसिएट कंपनी है वो, या फिर सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग, यानी इस होल्डिंग की जो सब्सिडियरी है उसकी रिलेटेड भी हम जो है इंडेटेड अगर हुए तो भी हम जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने ऊपर बताई थी, एक और बार बता दिया, आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, अ पर्सन, ये पॉइंट नंबर एफ हो गया, एकदम सिंपल है। यानी अगर इन सब में से मैंने किसी से भी इंडेटेड हुआ यानी लायबल रहा कि मैंने इनसे उधार लिया है या फिर वो लोन लिया है, वो भी 5 लाख से ज्यादा, देखो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना, यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ 5 लाख है, यानी 5 लाख तक का हुआ ना तो चलेगा, लेकिन 5 लाख से 5 लाख एक भी हो गया ना तो नहीं चलेगा। और इनमें से अगर किसी भी तरीके से मैंने इनसे लिया, इनसे लिया, इनसे लिया, इनसे लिया, फिर इनसे लिया, तो मैं 5 लाख से ज्यादा अगर लिया हूँ तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हूँ वो उस कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। ये चीज ध्यान रखना। अ पर्सन हु, यानी मैं या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, उसने जो है गारंटी दी है या फिर किसी भी तरीके से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, क्यों, इन कनेक्शन विद द इनडेटनेस, यानी किसी थर्ड पार्टी के लायबिलिटी के लिए मैंने या फिर मेरे पार्टनर ने या फिर मेरे जो है रिलेटिव ने दी है, और वो भी 1 लाख से ज्यादा का दिया है, तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर ये वाली वर्डिंग्स वही सेम रिपीट हो रही है जो मैंने अभी बताया, क्या, कंपनी हो गई या उसकी सब्सिडरी हो गई या फिर उसकी होल्डिंग हो गई या फिर एसोसिएट कंपनी हो गई या फिर उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो गई। ये भी एकदम सिंपल है। दूसरा देखते हैं, पॉइंट नंबर एच, अ पर्सन और अ फर्म, यानी मैं हूँ इंडिविजुअल या फिर फर्म, अगर हमने इंडिविजुअल को ना अपॉइंट करके फर्म को अपॉइंट किया है, तो अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी से या फिर उसकी सब्सिडरी से या फिर उसकी होल्डिंग से या फिर एसोसिएट कंपनी से या फिर उस होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी से या फिर उस एसोसिएट कंपनी के सब्सिडरी से, भैया एक नई चीज आ गई, ये क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है। पहला बोला गया कि या तो कंपनी से रिलेशन है, मेरा बिजनेस रिलेशन है, तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ एज एन ऑडिटर, तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, या फिर उस कंपनी की जो सब्सिडरी है उससे भी मेरा अगर बिजनेस रिलेशन है तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ऑडिटर के बेस पे, या फिर उस कंपनी का होल्डिंग जो है तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता अगर उससे मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है। यानी देखो भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ एसोसिएट कंपनी, यानी इस कंपनी का एसोसिएट, इस वाली कंपनी का, ठीक है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का। या फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, पहले इस लाइन को देखो कि पहले होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी की बात की गई है, यानी इसकी, तो भैया ये यहां तक तो मेरे को पता था, इसमें नई बात क्या है, नई बात ये लास्ट लाइन दूसरी बात बता रहा है जो वो है ये वाली बात कि सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग तो हो गया, लेकिन साथ में एक और वर्ड है और एसोसिएट, यानी ये एसोसिएट कंपनी का भी जो सब्सिडरी है उसकी बात बताई गई है। यानी यहाँ पे पिक्चर में एक नई चीज आती है, यहाँ तक तो क्लियर था, यहाँ तक तो अपने को आता था कि क्या बोल रहे हैं, नई पिक्चर में चीज पता है क्या है, इस चीज की एसोसिएट कंपनी की भी सब्सिडरी को अपने ने काउंट कर लिया है इस प्रोविजो के लिए। यानी अगर इससे भी मेरा बिजनेस रिलेशनशिप हुआ तो भाई मैं उस कंपनी का ऑडिटर तो कोई एंगल से नहीं बन सकता। तो किससे रिलेशन हुआ, या तो कंपनी के, या तो इसकी सब्सिडरी, या तो होल्डिंग कंपनी से, या फिर होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी, या फिर कंपनी की एसोसिएट, या फिर एसोसिएट की सब्सिडरी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है भैया वो बताओ, तो ये बताया गया बिजनेस रिलेशनशिप यानी शैल बी कंस्टिट्यूट एज एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हमने कमर्शियल पर्पस के लिए एंटर किया है ना तो वो बिजनेस रिलेशनशिप माना जाएगा, एक्सेप्ट फॉर 2 रीजंस। पहला रीजंस क्या है, अगर हमने कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो दिया है इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि
permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the act and the chartered accountant act 1949 and the rule of the regulation made। यानी ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं एज एन जीएसटी एडवाइजरी हूँ उस कंपनी में, या फिर कोई दूसरी तरीके से मैं उनको इंटरनल सर्विसेज दे रहा हूँ, तो भाई वो मेरा प्रोफेशनल सर्विस है प्रोवाइड करने का, तो उसमें वो कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं काउंट किया जाएगा, वो मेरा एक प्रोफेशनल सर्विस है, मैं वही रेंडर करता हूँ, तो उस हिसाब से वो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सेप्शन में रखा है। और दूसरा, मैंने कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किए हैं जहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में मैंने आर्म्स लेंथ प्राइस पे खरीदा है, लाइक सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज कस्टमर बाय द कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटल, होटल एंड सच अदर सिमिलर बिजनेसेस। इसमें ये एक एग्जांपल देते हैं क्या है कि अब समझो कि मैं सैमसंग में एज एन ऑडिटर हूँ, ठीक है, मैं सैमसंग में एज एन ऑडिटर हूं, तो क्या मैं मोबाइल नहीं खरीद सकता सैमसंग का? अरे खरीद सकते हो, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस पे। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइस यानी आर्म्स लेंथ प्राइस यानी मार्केट प्राइस पे, यानी नॉर्मल जो उस प्रोडक्ट का प्राइस रहता है, मैं मार्केट में जो बिकता है उसी प्राइस पे मैं खरीद रहा हूँ, तो किसी भी तरीके से मेरा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा कि नहीं भाई मैं यहाँ पे एज एन ऑडिटर काम कर रहा हूँ तो मेरे को सस्ते में मिल रहा है या फिर मेरे को एज एन गिफ्ट मिल रहा है। नहीं, जो भी मार्केट की प्राइस है मैं उसी प्राइस में उसे खरीद रहा हूँ, तो भाई मेरा कहाँ से बिजनेस रिलेशनशिप हुआ? मैं तो एज एन नॉर्मल कस्टमर ही खरीद रहा हूँ ना, तो वो काम एज एन एक्सेप्शन में रखा है कि अगर तुम कोई भी काम आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर रहे हो, यानी उस पर्टिकुलर मैनर में जो नॉर्मली होना चाहिए उस काम में कर रहे हो, तो तुम्हें जो है बिजनेस रिलेशनशिप का कोई भी तरीके से ऐसा नहीं माना जाएगा कि तुम्हारा उससे रिलेशनशिप है एज एन बिजनेस रिलेशनशिप। ये वाली चीज समझ आए? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, ये वाला पॉइंट देखते हैं। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, यानी अब मैं समझ लो मैं सीए और मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है, लेकिन मेरा रिलेटिव जो है उस कंपनी में डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज एन डायरेक्टर। ये दोनों में फर्क क्या है, ये चीज एक बार समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाहता है। रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर मतलब क्या कि वो एज एन सिर्फ डायरेक्टर की बात करें ना, अगर तुम सिर्फ एक कंपनी के डायरेक्टर हो ना, तो तुम एज एन एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हो, तुम सिर्फ डायरेक्टर हो उस कंपनी के, यानी KPMG जो होते हैं ना, की मैनेजरियल पर्सन, वो कैटेगरी में नहीं हो, तुम सिर्फ एक डायरेक्टर हो। लेकिन अगर तुम एम्प्लॉयमेंट यानी फुल टाइम नहीं हो, लेकिन अगर तुम कंपनी के अंदर जो है एज एन एम्प्लॉयड हो डायरेक्टर में, तो तुम्हें जो है एम्प्लॉय माना जाता है, और उसके अंदर लिखा जाता है कि समझ लो तुम फुल टाइम डायरेक्टर माने जाते हो, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर माने जाते हो, या फिर की मैनेजरियल पर्सनल माने जाते हो, तो वो एक कैटेगरी है। तो एक तो बिना एम्प्लॉय की कैटेगरी में तुम डायरेक्टर बन रहे हो, और एक तुम एम्प्लॉय की कैटेगरी में डायरेक्टर बन रहे हो, तो दोनों में से तुम कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे की मैनेजर पर्सन लिखा है, तो अगर तुम पर्सन हो और तुम्हारा रिलेटिव ये तीनों चीज में से डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयर एज डायरेक्टर है या फिर KMP है उस कंपनी का, तो तुम जो है ऑडिटर उसमें नहीं बन सकते हो। सिंपल है, बहुत रेयर, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस जैसा है ही नहीं, सिंपल सी बात बताई गई है। फिर अ पर्सन हु इज इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यानी मैं ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में फुल टाइम एज एन जॉब काम कर रहा हूँ, और तो फिर मैं एज एन ऑडिटर यहाँ पे नहीं बन सकता, यानी मेरा ऑलरेडी वहां पे काम चल रहा है, फिर तुम इसे पार्ट टाइम तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। A person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी। ये पता है, आपने जब चैप्टर शुरू किया था तो उसमें भी मैंने बता दिया था कि एक पर्सन की लिमिट जो है वो 20 कंपनी होती है, 20 कंपनी से ज्यादा वो मतलब 20 कंपनी से ज्यादा की कंपनी में वो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो अगर तुमने मोर देन 20 कंपनी का एंगेजमेंट जो है, अपॉइंटमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर रखा है। इसकी डिटेलिंग जो है वो अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, और इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल भी बहुत मस्त है, ये केस स्टडीज में भी काफी अच्छे तरीके से पूछी जा सकती है, तो वो अपने अच्छे से
देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, फिर समझ आ जाएगा क्या बोलना चाहते हैं।